हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स भाव पर। मैं आपको इस चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा और क्लास 10 की साइंस पढ़ाऊंगा। तो आप तैयार हो जाइए मेरे साथ इस चैनल की जर्नी पर। और हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10 का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी के चैप्टर से, एनसीईआरटी बुक से ये चैप्टर नंबर 12 है और हम आज जो स्टडी करेंगे कुछ की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले जो की पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा जो की पॉइंट है वो है आपका चार्ज, ठीक है। तीसरा की पॉइंट जो होगा वो आपका कंडक्टर्स और चौथा जो पॉइंट होगा इंसुलेटर्स। पांचवा जो पॉइंट होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो छठवां पॉइंट है आपका वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने यहां पर आपको कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। जिनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए इस जर्नी पर। तो हम सबसे पहले की पॉइंट्स लेते हैं। पहला की पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सबसे पहले मन में यही आता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है टू टाइप्स की। एक तो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी जो होती है वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा आपको इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। तो पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ चार्ज। तो हम इसके अंदर बेसिकली जो स्टडी होती है वो चार्ज की स्टडी होती है। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जो स्टैटिक का वर्ड जो है स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज, यानी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है। तो हम कह सकते हैं चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में, ठीक है, समझ में आया। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इन विच द चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है, चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? तो करंट का मतलब होता है मोशन। करंट का मतलब होता है मोशन और इलेक्ट्रिसिटी यानी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज मोशन में होता है। बेसिकली आप जानते हो कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है।
क्या होती है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज डज नॉट मूव। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होगा, चार्ज मूव नहीं करेगा। और इसके अंदर क्या होगा, चार्ज इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, चार्ज इन मोशन। तो इसके अंदर में चार्ज मोशन में होता है, इसमें से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज मोशन करेगा यानी फ्लो करेगा, ठीक है, चार्ज इज फ्लो, ठीक है, चार्ज क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, चार्ज विल फ्लो इन द कंडक्टर, ठीक है, किसके अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि ये चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज। तो हमारा जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या है, चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज एक्चुअल में है क्या। तो बेटा चार्ज जो होता है वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी चार्ज के बाद, यानी चार्ज के अंदर और कोई हम इसके ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। यानी जो चार्ज है वो लास्ट प्रॉपर्टी है। क्या कहने मतलब क्या है, चार्ज क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इट इज द इंट्रिंसिक property of matter. It is the intrinsic property of the matter. तो कहने का मतलब ये है कि जी मैटर के अंदर ही मौजूद है। आप जानते हो क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर कहिए एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एटम्स के अंदर 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। वो सब पार्टिकल्स कौन कौन से हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो उस बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज मौजूद है तो वो क्या है, तो उसके ऊपर या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, अगर किसी, या फिर उसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को ले रखा है, यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा है। और अगर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है। इतना समझ में आया। तो मैं आपको समझा रहा था कि व्हाट इज द चार्ज, तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। यानी कहने का मतलब ये है कि चार्ज जो होता है मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इस चार्ज के अंदर और कुछ अध्ययन करने के लिए नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि चार्ज किससे बना हुआ है तो हमें पता नहीं है, यानी जो भी है वो चार्ज है, ठीक है। तो अब इसके साथ में चार्ज 2 टाइप्स का होता है। तो चार्ज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। चार्ज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कितने प्रकार का होता है, पहला टाइप हुआ पॉजिटिव चार्ज और दूसरा टाइप क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज। तो सिंबल ऑफ चार्ज जो होता है इसका कैपिटल Q होता है, ठीक है।
सिंबल ऑफ चार्ज क्या है इसका, कैपिटल क्यू है। आगे देखते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। इसे कैपिटल सी द्वारा डिनोट किया जाता है। किससे, कैपिटल सी द्वारा डिनोट किया जा सकता है। इट इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हमने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के टू टाइप्स होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज डज नॉट मूव, चार्ज फ्लो नहीं करता, एक जगह पर रुका रहता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, चार्ज इन मोशन, यानी चार्ज मोशन होता है, चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द चार्ज। तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी यही लास्ट प्रॉपर्टी है। यानी चार्ज किससे बना हुआ है तो हम नहीं बता सकते, यानी ये लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से ये मैटर के अंदर ही मौजूद होता है। और आपको पता है कि जब कोई भी मैटर किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ये एटम के अंदर ही पाया जाता है। चार्ज कहां पर पाया जाता है, एटम के अंदर पाया जाता है। आपको पता है कि ये हमने बता चुके हैं आपको कि एटम के अंदर जो चार्ज होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। तो बेसिकली कितने टाइप्स का है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंबल क्या होता है चार्ज का, क्यू होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम्ब्स होता है। ठीक है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो आपका पॉजिटिव चार्ज जो क्या करता है, एक दूसरे को रेपेल करता है। क्या करता है, रेपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रेपेल करेगा। एक तरीके से ये दोनों कैसे दुश्मन है, पॉजिटिव का दुश्मन होता है, नेगेटिव का दुश्मन होता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक तरीके से जिस तरीके से लवर एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या फिर नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन पॉजिटिव एक दूसरे को रेपेल करेंगे, नेगेटिव एक दूसरे को रेपेल करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे हम इसे साफ करें। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये चार्ज की बात हुई आपकी। अगर हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, ये कोई ए बॉडी है। ठीक है, और इसके पास ए बॉडी के ऊपर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। तो कितना है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज मौजूद है इसके पास। तो इसके पास तो यानी चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो इसके ऊपर कितना 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि हमने अभी आपको बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया है। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट को मैं लूं बी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Q इक्वल टू -1C। मैंने इस पे कहा कि बी वाले ऑब्जेक्ट पर -1 कूलम चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि इस बी वाले ऑब्जेक्ट ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेस कर रखा है, जिसकी वजह से उसके चार्ज कितना बना, -1 कूलम। और ए पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ए ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है और बी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर दिया, अपने ऊपर ले रखा है।
तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो आप इसे याद कर लें तो बहुत ही आपकी हेल्प करेगा। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो यहां पर Q क्या है? यहां पर चार्ज ऑन बॉडी, ये क्या है? चार्ज ऑन बॉडी। यहां पर ये क्या है? इंटीजर। और ये क्या है? इंटीजर आप जानते हो, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और ये क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है? यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो Q इक्वल टू दे रखा है हमारे पास पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो हमें पता करने हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें से बाहर आए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू NE। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 कूलम दे रखा है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कितना वैल्यू होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम से इस साइड का कूलम कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बचा? n इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे? इसका डिवाइड 1 में लगा देंगे। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने अपने अंदर से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया है। इतना समझ में आया? अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव चार्ज ये मिटा देता हूं मैं। अब -1 कूलम चार्ज का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? -1 कूलम। ठीक है, और यहाँ पर n हमें पता करना है कि इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और E की वैल्यू हमें पता होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू NE। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस का 1 कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर n और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो यहाँ पर -1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम से यहाँ पर कूलम को हम कैंसिल कर दें। तो n इक्वल टू यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसने कितने ले रखे हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले रखे हैं। इसने क्या किया? बाहर निकाले हैं। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए हैं। और इसने कितने बाहर निकाले हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो आप ये समझ गए हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है। तो बस आप इतना ध्यान दीजिए कि अगर कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई बॉडी अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हम Q इक्वल टू प्लस माइनस m से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर ये प्लस का था और ये क्या था, माइनस का। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का आएगा। तो माइनस का मतलब क्या, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, यानी माइनस यहाँ पर ये शो करा रहा है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है, और यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। तो चार्ज के बारे में आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो चार्ज के बाद हम जो अगला पॉइंट है, जो बात करने वाले हैं, अभी चार्ज के बारे में बात की है, अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो एक्चुअल में क्या है कि आज से 600 साल पहले, यानी कह सकते हो 600 BC, यानी आज से बिफोर 600 BC के लगभग, जो ग्रीक्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो जो ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि उन्होंने बताया था कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, यानी हम आपस में दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग, यानी सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उन्हें आपस में रब करेंगे तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, यानी वो छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? तो सबसे पहले स्टैटिक, अब आपको पता है कि जैसे आप चाहे स्केल ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक ले लीजिए, अपने हेयर से रब करते हो या फिर सिल्क या वुलन क्लॉथ से रब करते हो, तो आप क्या देखते हो कि वो क्या करता है, छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, जस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि उन ऑब्जेक्ट्स पर क्या हुआ है, चार्ज आ गया है। ठीक है, वो क्या हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो गए। ठीक है, तो अब इस टाइप का जो चार्ज आता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आता है, ये मूव नहीं करेगा, ये क्या होगा, स्टैटिक चार्ज होगा। क्या होगा, स्टैटिक चार्ज, यानी चार्ज एट रेस्ट। और इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि कंडक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो हमने 9th में पढ़ रखा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर हमने जब 9th में पढ़ा था, तो उसमें क्या दे रखा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो हमने वहां पर पढ़ रखा है कि जितने भी मेटल्स होंगे वो सब क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। तो हम कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या देंगे, तो यानी इसका मतलब ये क्या है, दो सब्सटेंसेज इन विच चार्ज कैन इजीली फ्लो, यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंसेज जिनके अंदर से चार्ज इजीली फ्लो हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होंगे, दो सब्सटेंस इन विच चार्ज कैन easily फ्लो, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से चार्ज आसानी से फ्लो हो जाए वो क्या कहलाएंगे, आपके कंडक्टर्स कहलाएंगे। या फिर कह सकते हो कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्ज को अलाउ करते हैं,
यानी अलाउ टू फ्लो, यानी अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, यानी अनुमतित करते हैं, परमिट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडक्टर्स एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या होते हैं, देखो ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं भाई, आपके कंडक्टर्स होते हैं। साथ में एक नॉन मेटल होता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, तो वो एलोट्रॉप्स क्या है, आपका ग्रेफाइट। तो आपका ग्रेफाइट भी क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, वो भी क्या करता है, अपने अंदर से चार्ज को एलाउ करता है। ठीक है, तो कंडक्टर्स के बारे में आप जान गए। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो सीधी सी बात है, कंडक्टर्स के जो अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। 9th में भी आपने पढ़ रखा है कि इंसुलेटर्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, तो इंसुलेटर्स चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं, अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलेंगे। तो इनके जो एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर के, एग्जांपल्स देखोगे तो क्या होता है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबर हो गई, ठीक है, और ETC ड्राई वुड हो गई। ठीक है, ड्राई वुड हो गया, प्योर वाटर हो गया, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर कह सकते हो, प्योर वाटर, तो वो भी क्या करता है, करंट को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो आप ये समझ गए कि इंसुलेटर्स क्या है, तो इंसुलेटर्स क्या है, दो सब्सटेंस इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो। ठीक है, कैन नॉट फ्लो यानी फ्लो ही नहीं होता। ठीक है, हो सकता है ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया बेटा। अब इसके बाद जो नया टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में हम समझते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अब देखिए, आपने ये देखा होगा आपने देखा है कि जो वाटर जो होता है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हायर लेवल, ठीक है, और ये क्या है आपका लोअर लेवल। ठीक है, ये क्या है, लोअर लेवल। तो हमने देखा है कि आपने देखा होगा कि जितने भी पानी के जो टैंक्स बनाए जाते हैं, जो आपके जो गवर्नमेंट जो टैंक्स होते हैं वाटर सप्लाई वाले, वो अधिकतर क्या काफी ऊंचाई को बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से हर जगह वाटर जा सके। तो हमने देखा है कि जितना ज्यादा वाटर का लेवल हाई होगा उतना ही प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो हायर लेवल का मतलब क्या है, वहां पर हाई पोटेंशियल। भाई आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है ना, जितनी ऊंचाई पर होगा उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जितनी हाइट पर होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल हाई होगा, और जहां पर लेवल कम है तो वहां पर लोअर पोटेंशियल होगा। तो हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका मतलब मैं यही समझाने वाला हूं कि हमेशा वाटर जो है वो क्या होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर क्या फ्लो होगा, यहाँ पर वाटर तो फ्लो नहीं होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। तो अब आपको पता है कि अगर किसी कंडक्टर पर हम कहते हैं कि भैया जी एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव कितना है, 2 कूलम माइनस का चार्ज। ठीक है, भैया एक और कंडक्टर है
और इसके ऊपर Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे कि ये तो क्या है, हायर पोटेंशियल पर है, और ये क्या है, जीरो पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो अगर हम ये क्या करेंगे, अगर हम इससे टच करा देते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इसे टच करा देते हैं तो चार्ज किधर किधर फ्लो होगा, नेगेटिव चार्ज इस पर, थोड़ा सा चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल तक जब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। इसी तरीके से चार्ज भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कम चार्ज है, मान लो 0 चार्ज है, और हमने दोनों को टच करा दिया, ठीक है, तो इस कंडीशन में ज्यादा चार्ज की तरफ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा लोअर चार्ज की तरफ। यानी कहने का मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा चार्ज है वो अपना चार्ज कैसे दे देगा, अपना चार्ज शेयर करेगा लोअर चार्ज वाले को, यानी जिसके पास लोअर पोटेंशियल है वो उसको शेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो चार्ज का फ्लो जब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, चार्ज का फ्लो जब तक होता रहेगा कि जब तक दोनों के ऊपर समान चार्ज नहीं हो जाता, यानी दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज नहीं हो जाता। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 0 चार्ज है, तो अब चार्ज शेयरिंग के बाद तो इस वाले पर कितना बचेगा, इस पर माइनस चार्ज रहेगा, कम हो जाएगा, और इस पर भी क्या रहेगा। अब इन दोनों को अलग कर देंगे, हमने क्या कराया, यहाँ पर टच कराया, ठीक है, किसी वायर से इसे कनेक्ट कर दिया, तो अब इस पर भी चार्ज आ गया। ठीक है, जब चार्ज आया तो इस पर कितना रह गया, नेट चार्ज कितना रह गया, -1 कूलम, और इस पर कितना चार्ज आ गया भाई, इस पर भी -1 कूलम। यानी चार्ज जब तक शेयर होता रहेगा जब तक दोनों के बराबर, दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर समान चार्ज नहीं हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से वाटर भी जब तक फ्लो होता है लोअर लेवल की तरफ, जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डेफिनेशन देते हैं। जो आपकी बुक में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring a unit positive charge from infinity to any point in the electric field of source charge। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपकी बुक में दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू
एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जी आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और यहां से इनफाइनाइट पर, यानी कि यहां पर इनफाइनाइट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट। क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। और इस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को इसके चारों तरफ क्या बनेगी, इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी कोई भी चार्ज जो होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी स्पेस क्रिएट करता है जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया, इस पर यानी इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। यानी इस पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस सोर्स चार्ज की इस फील्ड में लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ था अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, तो यहाँ पर डेफिनेशन कह रहा हूं, हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन क्या ले गए, टेस्ट चार्ज ले गए, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन कितना हुआ बेटा, W हुआ, कितना हुआ W, और चार्ज कितना है 1। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, सीधी सी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया, वर्क डन के इक्वल हो गया। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे भी कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या कर सकते हैं, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो फॉर्मूला आपको मिल गया, अब इसकी हम क्या देख लेते हैं, एसआई यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या है आपकी वोल्टेज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्ट। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो 1 वोल्ट, इसे किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल वर्क डन अपॉन, सीधी सी बात है, 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होता है, 1 जूल वर्क डन होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 जूल वर्क डन किसमें होता है, 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, कहां से, इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में
कितना वर्क डन हुआ 1 जूल, तो उससे पोटेंशियल कितना बना 1 वोल्ट बना। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस में दो ऐसे टर्मिनल होंगे जहां पर एक पोटेंशियल हायर होगा तो दूसरा पोटेंशियल लोअर होगा। जैसे हमने अभी अभी टंकी वाला आपको बताया था, जिसका वाटर का लेवल हाई था तो उसे हमने बोला हायर लेवल, यानी पोटेंशियल वहां पर क्या होगा हाई होगा। ठीक है, हायर पोटेंशियल बोला जाएगा। जहां पर वाटर लेवल डाउन है तो हम उसे क्या बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो इसी तरीके से सर्किट के अंदर दो ऐसे पॉइंट्स जहां पर एक पर तो पोटेंशियल हाई होगा और दूसरे पर क्या होगा पोटेंशियल लोअर होगा, तो उनके बीच में क्या निकल के आएगा एक पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं द वर्क डन in moving unit test charge from 1.2 another point in the electrical circuit। ठीक है, तो it can be defined as the work done in moving unit test charge from one point to another point in the electric circuit। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि सपोज करो कि जी आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और इसके अंदर हमने जी एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लगा रखा है सेल लगा रखा है। क्या सेल? जी आपका रेजिस्टेंस है। तो ये दो पॉइंट हो गए ए और ये बी। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा इट इज कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी यहां से Q को यहां से यहां तक क्या है एक पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कराने में जो कितना वर्क डन होगा यहां से यहां तक जो वर्क डन होगा W जो वर्क डन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, यानी Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक, यानी Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर हमेशा चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो हमेशा चार्ज की तरफ फ्लो होगा ऐसे फ्लो होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जो चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस तो हम इसे पीडी से नोट कर सकते हैं पीडी। ठीक है, पीडी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी ए माइनस बी बी। ठीक है, जी क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू। ठीक है, तो ये इसका वर्क डन होगा पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब हम इससे आगे देखते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा ही यूनिट ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। इसे वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वो ही क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट होती है, वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, आपको पता है कि अगर पीडी कितनी ले ली है, 1 वोल्ट ले लिया जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वागडन कितना हो जाएगा आपका, 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज क्यू कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो इसका मतलब है, तो अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज ले लें, पॉजिटिव चार्ज, और ए से बी तक जाएगा। ठीक है, तो वागडन कितना होगा, 1 जूल वागडन होगा। तो इस कंडीशन में वोल्टेज कितना बनेगा, 1 वोल्ट बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज 1 वोल्ट potential difference can be defined as the 1 joule work done in moving a 1 coulomb test charge from one point to another point in the circuit। तो क्या बताया कि अगर 1 कूलम चार्ज को सर्किट के अंदर एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में 1 जूल वर्क डन होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापेंगे भी तो सही। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापने का क्या तरीका है। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापने का तरीका है, इसके लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, ठीक है, मेजर बाय अ डिवाइस। ठीक है, क्या है, अ डिवाइस। क्या होता है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर। इसे किससे, ऐसा गोला होता है और इसके अंदर वी लगा होता है। ठीक है, प्लस और ये माइनस। ठीक है, वोल्टमीटर जो होता है सर्किट के हमेशा पैरेलल ऐड होता है। क्या होता है, वोल्टमीटर हमेशा सर्किट के पैरेलल ऐड किया जाता है। जैसे जो आपका एक बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है, और ये सर्किट हमने यहाँ पर एक सेल के थ्रू हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये 2 पॉइंट हैं, ए और ये बी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी प्लस से माइनस की तरफ। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम वोल्टमीटर लगाएंगे तो प्लस से प्लस ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टमीटर पैरेलल लग गया। अप्लायंसेस के हमेशा पैरेलल, कोई भी अप्लायंस जो उसके पैरेलल लगाया जाता है, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा पैरेलल सेट किया जाएगा। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कंपैरेटिवली हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, पैरेलल ऐड करते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस हो या फिर अप्लायंसेज हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के साथ कैसा होता है, अप्लायंस के साथ ये पैरेलल ऐड किया जाता है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। एक आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। वैसे कोई भी आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बनेगा, अगर कोई आइडियल वोल्टमीटर हो सकता है, यानी भविष्य में अगर बने, वैसे तो है नहीं है, लेकिन अगर बन जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर। अब इसके बाद जो नया टॉपिक है
नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पर अब आपको पढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? देखिए, कोई भी कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये आपने कंडक्टर है और इसके अंदर क्या होता है? फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री कौन होता है? भाई कोई भी कंडक्टर है, हमने क्या, जितने मेटल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर जब तक इसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ है तो ये ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं? मोशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑल डायरेक्शन में ये मोशन करेंगे, ठीक है। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो ये किधर जी इसके कहने में डायमेंशन को नहीं छोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कंडक्टर के एंटायरली जो एटम्स के अंदर जो फ्री स्पेस होता है उसके अंदर क्या करते हैं? रैंडमली मोशन करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो नेट मोशन जो निकल के आता है जीरो निकल के आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? चार्ज इन मोशन। लेकिन यहां पर भी तो चार्ज मोशन में है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता। तो इलेक्ट्रिक करंट बनने के लिए क्या होना चाहिए कि ये सभी जितना भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो लेफ्ट साइड में चले या फिर राइट साइड में चले। यानी सभी के सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो लेफ्ट साइड में चले या फिर राइट साइड में चले। तो जब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड में चलेंगे तभी करंट पैदा होगा, ठीक है। जब भी इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं तो इसका मोशन क्या होगा? इसके मोशन को कैंसिल आउट कर देगा। यानी इसकी वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देगी, इसकी वेलोसिटी इसकी को कैंसिल आउट कर देगी। इसलिए पूरे कंडक्टर के अंदर एंटायर मोशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द rate of flow of charge। कहने का मतलब क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी अगर चार्ज मोशन में है और क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है समय के साथ, ठीक है। अगर हम क्या करें? चार्ज की फ्लो को यानी चार्ज की मोशन को किसके साथ? यानी टाइम के साथ रिलेट कर दें तो वो क्या कहलाएगा? आपका करंट कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो किसी कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। और जब जी एक ही डायरेक्शन में जब हम इसके ऊपर कोई पोटेंशियल ऐड कर देंगे, जैसे ये कंडक्टर है और जब हम इसे किसी पोटेंशियल से ऐड कर देंगे तो ये पोटेंशियल जो है माइनस और ये नेगेटिव, ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया? ए और ये बी। ये कोई कंडक्टर है, कॉपर वायर समझ लीजिए, कोई भी वायर समझ लीजिए, और इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो गया? E। इसे E प्लस से जोड़ गए तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो
तो जब हम कोई भी पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रेपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये रेपेल करेगा, ठीक है। और आपका पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से सभी चार्ज जितने भी नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सभी एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना चालू हो जाएंगे। सभी का एक क्या बनेगा, एक एवरेज वेलोसिटी बनेगी, बी एवरेज बनेगी, ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन्हें अपनी तरफ खींचेगा। तो सभी जब ये किसी पोटेंशियल से नहीं जुड़ा था, इसकी थर्मल वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, जीरो। अब इसकी क्या निकल के आएगी, एक एवरेज मोशन निकल के आएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट डेवलप हो जाएगा। जो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। और जो प्लस से माइनस की तरफ होती है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, यानी जो हम जो डायरेक्शन शो कराते हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो कराते हैं, या ये कह सकते हो प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो हम ये कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या फिर कह सकते हो कि किसी कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन के अंदर यहाँ से यहाँ तक क्या फ्लो हो रहा है, भाई यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, क्यू, ठीक है। और कितने समय में फ्लो हो जाता है, भाई यहाँ से यहाँ तक इसे समय लग रहा है टी, ठीक है, यानी बी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं और ए पॉइंट को लीव कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में से कितना समय लग रहा है, टी। तो हम ये कह सकते हैं the electric current can be defined as, ठीक है, can be defined as the charge passing from one point to another point per unit time, ठीक है, या कह सकते हो the charge flow from one cross section to another cross section per unit time is called electric current। यानी जो चार्ज का फ्लो जो है एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक कितने पर यूनिट टाइम हो जाए, यानी पर यूनिट टाइम का ना पर सेकंड फ्लो हो जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इसका मतलब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, भाई क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये क्या क्यू क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, क्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या चल रहे हैं, बी से ए की तरफ चल रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, क्यू, कितने समय में, टी समय में, यानी बी से ए तक जो जितना भी चार्ज पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्यू, हम मान लेते क्यू। तो अगर हम करंट को आई से ढूंढ करें, करंट को हम किससे ढूंढ करें, आई से, तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना है, क्यू, और समय उसे कितना लग रहा है, टी। तो ये इसका क्या बन गया, रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन गया कि आई इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू अपॉन टी, यानी टी समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, नेट क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है, एम्पियर होती है, इसे हम कैपिटल ए से डोंट करते हैं। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर कितना होगा, अगर इस कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो वहां पर करंट की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 एम्पियर बनेगी। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे सकते हो, if 1 coulomb charge passing from one point to another point in 1 second, then the current is 1 ampere। तो करंट कंडक्टर के अंदर करंट कितना होगा, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि हम इसमें समझते हैं
कि करंट को मेजर किससे किया जाएगा। तो करंट को मेजर करने के लिए भी डिवाइस होता है जिसका नाम होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर होता है। और एमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सा? एमीटर। क्या होता है? एमीटर। ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है, ऐसा सिंबल होता है इसका एमीटर, प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब इस सर्किट के साथ जैसे ये एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब इस एमीटर को हमें इससे कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव जिधर पॉजिटिव होता है उधर पॉजिटिव ऐड कर देंगे। अगर हमने यहाँ पर लगा दिया एमीटर, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमेशा एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इस तरीके से सर्किट के साथ हम क्या करेंगे, एमीटर को कनेक्ट करेंगे। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? तो मैं बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा एमीटर को हम सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, यानी बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है। तो एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर क्या होता है? एमीटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the electric current, और it is always connect in the circuit in series। ये हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर हैज very small resistance because it allow the maximum current from in it। ठीक है, अपने अंदर से क्या करता है, मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक रहा और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।